वीडियो है, अंग्रेजी में उसके सबटाइटल्स है। तो वो बच्चा जाता है और कहता है, आगा मैं शहीद होना चाहता हूं। तो बड़े प्यार से खामनेई साहब उससे बात करते हैं, उसके सिर पे हाथ रख के, अभी नहीं, पढ़ो लिखो, साइंटिस्ट बनो, मुल्क की खदमत करो, उसके बाद जब मेरी उम्र के हो जाना तब शहादत की बात करना। ये बात मुझे क्यों बार बार याद आती है, मैं लगातार मौलाना साहब लोगों को सुन रहा था और ये बात मुझे बार बार क्यों याद आती है। अगर ईरान ने अपने मुल्क में सिर्फ मौलाना बनाए होते, जैसा उसके बारे में कहा जा रहा था कि सिर्फ दीन की तालीम दी होती, सारे लोग सिर्फ कुरान पढ़ रहे होते, सारे लोग सिर्फ हाफिज बन रहे होते, सारे लोग मस्जिदों में रहते पूरे टाइम, कॉलेज नहीं होते, स्कूल नहीं होते, मिसाइलें बनाने के लिए साइंटिस्ट नहीं होते, और वो बच्चे बचपन से ही वही सब कुछ बन रहे होते जो दुनिया समझ रही थी, तो ईरान 1 घंटे भी अमेरिका के सामने नहीं टिक पाता। 1 घंटे भी नहीं टिक पाता। मैं बता रहा हूं, थोड़ी बहुत नॉलेज मुझे है डिप्लोमेसी की और बाकी सारी चीजों की, जो मैं आप लोगों से अपने चैनल पर शेयर करता रहता हूं। ईरान क्यों टिका, इस बात को समझना चाहिए कि ईरान इसलिए टिका कि जब दुनिया ये कह रही थी कि इस देश को तो सिर्फ मौलाना चला रहे हैं, इस देश में तो सिर्फ दीनी तालीम दी जा रही है, इस देश में तो सिर्फ और सिर्फ कट्टरतापन पाई जा रही है, उस समय ईरान के अंदर एक खूबसूरत सोसाइटी बनाने की कोशिश भी हो रही थी। उस समय ईरान के अंदर जो औरतें थी वो मिसाइल बना भी रही थी, जहाज बना भी रही थी और जहाज चलाना भी सीख रही थी। कितने लोग यहां पे जानते हैं कि ईरान के जो पायलट्स हैं उसमें 30% महिलाएं हैं, यानी अगर 100 पायलट हैं तो 30 औरतें हैं उसमें। अगर 100 साइंटिस्ट हैं तो उसमें 70 महिलाएं हैं, सॉरी 100 अगर डॉक्टर्स हैं तो उसमें 70 महिलाएं हैं, 100 अगर इंजीनियर्स हैं तो उसमें 65 से ज्यादा औरतें हैं। क्या यह सिर्फ और सिर्फ दीनी तालीम से मुमकिन था? इसलिए ईरान को समझने की कोशिश करनी पड़ेगी और ईरान को समझना आज सबके लिए बहुत जरूरी है। मैं उस पर आऊंगा। दूसरी बात, बार बार ये बात कही जाती है, जयपुर में मैं था, उसके पहले भी कहीं था, जयपुर में तो डॉक्टर इलाही साहब भी थे जो सुप्रीम लीडर के रिप्रेजेंटेटिव हैं, और भी काफी सारे लोग थे। बार बार कई लोग आके कहते हैं कि ये इस्लाम की लड़ाई है। मेरा सवाल है, अगर ये इस्लाम की लड़ाई है तो अशोक कुमार पांडे यहां पे क्या कर रहा है? मेरा इस्लाम से कोई लेना देना नहीं और मुझे इसमें कोई शर्म भी नहीं, क्यों होना चाहिए मेरा? मैं एक हिंदू घर में पैदा हुआ हूं, ब्राह्मण हूं मैं, तो मेरा इस्लाम की लड़ाई से क्या लेना देना? मेरा यहूदों से क्या दिक्कत, मुझे ज़ायनिस्टों से क्या दिक्कत? नेतन्याहू मेरा कोई नुकसान नहीं कर रहा, हिंदुस्तान तक आ ही नहीं पाएगा, तो मुझे इसमें ईरान के साथ क्यों खड़ा होना चाहिए? और जब मैं ये बात कह रहा हूं तो कुछ एग्जाम्पल्स आपको दे देता हूं। ईरान के साथ सबसे ताकत के साथ कौन खड़ा रहा शुरू से लेके आखिर तक? आखिर अभी आया नहीं है, आएगा आखिर, लेकिन कौन खड़ा रहा? रशिया और चाइना। चाइना एक एथिस्ट कंट्री है जो कोई धर्म नहीं मानता, ना हिंदू ना इस्लाम, कोई धर्म नहीं मानता। रशिया एक एथिस्ट कंट्री था, आप चाहें तो उसको क्रिश्चियन कंट्री कह लें, इस्लामिक तो नहीं कह सकते, किसी भी हाल में नहीं कह सकते। रशिया के ईरान के लिए इस समय सबसे शानदार अगर कहीं से बयान आ रहे हैं तो कहां से आ रहे हैं? स्पेन से आ रहे हैं। स्पेन एक क्रिश्चियन कंट्री है। और भी एग्जाम्पल मैं आपको दे सकता हूं। और रहबरे मुअज्जम के ऊपर जब अटैक हुआ है तो उनका पता ठिकाना इजराइल और अमेरिका को कैसे मिला और कहां से मिला, किस रडार से मिला? वो मिला यूएई के रडार से। यूएई के इस्लामिक कंट्री है। ईरान के ऊपर जो हमले हो रहे थे वो किन बेसिस से हो रहे थे? जॉर्डन से हमले हो रहे थे, वो हमले कतर से हो रहे थे, वो हमले बहरीन से हो रहे थे, वो हमले सऊदी अरबिया से हो रहे थे। और ईरान को आतंकवादी कौन कह रहा था उस वक्त? यूएई के लोग कह रहे थे आतंकवादी।